नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू इस बुलेटिन में हम आपको कराएंगे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। 4 जून का इंतजार हर किसी को है और 4 जून को होने वाली है मतगणना और इसके लिए मध्य प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में कलेक्टर तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं और इसके लिए मतगणना दलों को ट्रेनिंग देने के साथ ही मतगणना एजेंट्स को भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के आधार पर प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी अलग अलग जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग रूम की व्यवस्था और मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके लिए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कैडर के अफसरों को जिला में भेजा जा रहा है। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन इंदौर में मतगणना स्थल का निरीक्षण करने के लिए गुरुवार को इंदौर पहुंचने वाले हैं और इसके अलावा उनका सीहोर और देवास के मतगणना स्थलों व स्ट्रांग रूम का इंस्पेक्शन भी उन्होंने किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने सीहोर जिला मुख्यालय में विधानसभावार बनाए गए मतगणना कक्षों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही डाक मतपत्रों की गणना के लिए की जा रही तैयारियां, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, 4 जून का इंतजार हर किसी को है। मध्य प्रदेश में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, बताइएगा विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए रसिका, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन आज इंदौर पहुंचे थे और उसके पहले जैसा कि आपने बताया कि वो अलग अलग जिलों का भी जायजा लेकर आए हैं। तो इंदौर का जो नेहरू स्टेडियम है वहां पर मतगणना होनी है और 9 विधानसभा क्षेत्र इंदौर के हैं, सभी का उन्होंने जायजा लिया है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने बात कही है कि लगभग हर जिले में मतगणना की तैयारियाँ पूरी की जा चुकी है और जितनी भी ईवीएम है वो सब सुरक्षित है, किसी भी ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर है और जो सुरक्षा बल लगाए गए हैं वो भी अच्छे से एक्टिव हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मतगणना के दौरान किसी तरह की समस्या ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। साथ ही जो मतगणना करने वाले कर्मचारी होंगे, तेज गर्मी को देखते हुए उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करना है उसके भी निर्देश दिए गए हैं। जो प्रत्याशी है, प्रत्याशियों के रुकने की भी व्यवस्था मतगणना स्थल पर की गई है। हालांकि इंदौर में देखिए प्रत्याशी कांग्रेस का तो कोई था नहीं, तो यहाँ पर प्रत्याशियों ने डिमांड नहीं की है रुकने की, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के हर मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो कलेक्टर और अन्य अधिकारी हैं उन्हें भी इस बात का निर्देश दिया है कि वे लगातार सक्रिय रहे और मतगणना के समय पर मौके पर ही मौजूद रहे, ताकि किसी भी तरह की समस्या कोई आती है तो उस पर डिसीजन मेकिंग करने वाला अधिकारी भी मौके पर रहे। तो इस तरह की कोशिश यही है कि व्यवस्था में दिक्कत ना आए और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि जैसे कि अनुपम राजन भी कहते हुए नजर आए कि अलग अलग स्ट्रांग रूम और अलग अलग जगहों की व्यवस्था का निरीक्षण इसलिए करना जरूरी हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं राजनीतिक दल भी इसको लेकर सवाल उठाने लगते हैं, तो कोई चूक ना हो जाए, इसलिए बेहतर है कि सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। कब तक ये ट्रेनिंग का प्रोसीजर जो चल रहा है पुनीत, ये भी बताइएगा कि कब तक चलने वाला है? देखिए ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है और 2 दिन और यह ट्रेनिंग इन सभी लोगों को दी जाएगी, क्योंकि जो अधिकतर लोग हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड है। अभी जो विधानसभा चुनाव निकला था उसमें जो लोग शामिल थे मतगणना में, उन्हीं को ही यहाँ पर भी शामिल किया गया है। इसके अलावा देखिए प्रत्याशियों में भी काफ़ी कमी है, क्योंकि 9 विधानसभा इंदौर में थी और यहाँ पर यदि कांग्रेस और बीजेपी के ही प्रत्याशियों की काउंटिंग करें तो 18 प्रत्याशी होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में 8 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है इंदौर के सिर्फ, तो उसमें सिर्फ एक ही बीजेपी का प्रत्याशी है, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था और निर्दलीय प्रत्याशी थे। तो बहुत अधिक लोड नहीं रहेगा विधानसभा के मुकाबले। तो जो कर्मचारी है ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड है, लेकिन उसके अलावा जो नए कर्मचारी अब इस बार मतगणना में जुड़ेंगे उन्हें विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जी ठीक है पुनीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नरसिंह घोटाले की। नरसिंह घोटाला मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई। अब कांग्रेस इस मुद्दे को अगले विधानसभा सत्र में बुलाने जा रही है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा है कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा सत्र में नरसिंह घोटाले की जांच में रिश्वतखोरी का मुद्दा उठाएगी। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।
कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 18 सालों में किस तरह से मध्य प्रदेश की कैंपस कल्चर को, परिसर की संस्कृति को, शैक्षणिक वातावरण को, एकेडमिक एटमॉस्फेयर को कैसे चकनाचूर किया है, उसका ये बीभत्स उदाहरण है। जब सीबीआई ने इंक्वायरी करी तो 169 कॉलेज सूटेबल, 73 कॉलेजेस में कमियां और 66 कॉलेज अपात्र बताए गए, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि 9 महाविद्यालय वो थे जो शासकीय थे, जिनको अपात्र घोषित किया। जिन कॉलेजेस को सूटेबल घोषित किया गया है उन पे हमारी मांग है कि उन कॉलेजेस को पुनः जांच होनी चाहिए। उसमें हो सकता है कुछ 8-10 सही भी हों, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में रिश्वतखोरी करके, गलत तरीके से मापदंडों का उल्लंघन करके, पैसा खाकर भ्रष्टाचार करके उनको सूटेबल बनाया, जबकि वो पूर्णतः अनसूटेबल हैं। और इस विषय को आने वाले समय में प्रमुखता से विधानसभा के अंदर मैं और नेता प्रतिपक्ष जी और हमारे सारे विधायक जो है इसको ताकत से उठाएंगे। सीबीआई ने मध्य प्रदेश में जिन नर्सिंग कॉलेज की जांच की थी वो जांच अब सवालों के घेरे में है। सीबीआई ने ग्वालियर चंबल अंचल की 5 कॉलेज नर्सिंग कॉलेज को उपयुक्त मानते हुए उनकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी। उनमें से एक कॉलेज ग्रांथम नर्सिंग कॉलेज है। ग्रांथम नर्सिंग कॉलेज एक ही परिसर में मैरिज गार्डन और अस्पताल भी संचालित हो रहा है। जब उसका रियलिटी चेक किया गया तो इस कॉलेज में कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था और नर्सिंग कॉलेज के मेन गेट पर ताला लटका हुआ मिला, जो पिछले कई महीने से नहीं खुला है। साथ ही कॉलेज परिसर में एक अस्पताल भी मौजूद है, लेकिन इस अस्पताल पर भी ताला लटका हुआ मिला। ना कोई स्टाफ है, ना कर्मचारी कोई मौजूद दिखा। सीबीआई ने मध्य प्रदेश में जिन नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी वह जांच अब सवालों के घेरे में है। सीबीआई ने ग्वालियर चंबल अंचल की 5 नर्सिंग कॉलेजों को उपयुक्त मानते हुए हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी और इसी में से एक कॉलेज थी ग्रंथम नर्सिंग कॉलेज, जहां हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ग्रंथम कॉलेज के गेट पर पूरी तरह से ताला लटका हुआ है, न कोई स्टाफ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस नर्सिंग कॉलेज के परिसर में ही मैरिज गार्डन भी संचालित होता है। अभी कोई स्टाफ नहीं है। साथ ही साथ दिखाने के लिए यहाँ पर एक नर्सिंग हॉस्पिटल का एक बोर्ड चस्पा कर दिया है, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से ताला लटका हुआ है। यह कॉलेज भी अब पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए क्योंकि इस कॉलेज की जो रिपोर्ट सीबीआई के अफसर ने हाईकोर्ट में पेश की थी और अभी इसी कॉलेज के जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी इस नर्सिंग कॉलेज में न तो कोई स्टाफ है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो बगल से ही नर्सिंग कॉलेज के बगल से ही एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो बोर्ड है वो चस्पा है और बगल से आप देख सकते हैं कि इसी हॉस्पिटल के ठीक नर्सिंग कॉलेज के बगल से ठीक ये जो बाउंड्री है और बाउंड्री के उस तरफ जो मैरिज गार्डन है वो संचालित होता है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो रिपोर्ट इस ग्रंथम नर्सिंग कॉलेज की जो पेश की गई थी वह पूरी तरह से संदिग्ध के घेरे में है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। जबलपुर में रेलवे की तरफ से अवैध वेंडर्स के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। ये भी विस्तार से हम आपको बता देते हैं क्या है पूरा मामला, क्योंकि जानकारी जबलपुर से आपको दे रहे हैं। पहले चरण में पश्चिम मध्य रेलवे ने रेलवे प्लेटफॉर्म के वेंडर्स के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य किया और अब अवैध वेंडर्स के घरों पर छापा मारा जा रहा है, जहां वे गंदगी के बीच में खाद्य सामग्री बनाते हुए पाए गए हैं। मुख्य रेलवे स्टेशन के पास नेहरू नगर अन्ना बस्ती में ये वेंडर्स अपने घरों में समोसे और बिरयानी बनाते थे, लेकिन किसी भी तरह की सफाई नहीं रखी जा रही थी, जबकि नियम के मुताबिक रेलवे की कैंटीन में बनी खाद्य सामग्री या फैक्ट्री में बनने वाले पैकेट्स खाद्य सामग्री ही रेलवे स्टेशन पर बेचे जा सकते हैं। आरपीएफ और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने जब ये जांच की तो गंदगी और खामियों को देखकर वे भी दंग रह गए। अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले इन वेंडर्स के लाइसेंस की जांच की गई थी, लेकिन इनके पास वैध लाइसेंस नहीं मिले और हम आपको बता दें कि मौके पर मिले वेंडर्स के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही खाद्य सामग्रियों के सैंपल जब्त कर लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भोपाल लैब भेज दिया गया है।
अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और सफ़र के दौरान आप समोसे खा रहे हैं तो ये तय मान के चलिए कि आप बीमारी को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि जबलपुर में आरपीएफ और खाद्य विभाग की टीम ने अन्ना मोहल्ला में जब छापामार कार्रवाई की तो जो तस्वीरें निकल कर आई वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे, क्योंकि इस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां आरपीएफ की टीम, खाद्य विभाग की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। और ये देखिए, ये कढ़ाई में सब्जी रखी हुई है, 40-42 डिग्री तापमान के बीच में खुले में ये सब्जी बनाई जा रही है। ये जो तेल है ये कम से कम 10 से 12 बार इस्तेमाल होने वाला तेल है। समोसे यहाँ पर खुले में पड़े हुए हैं। किस तरह की गंदगी के बीच ये खाना बनाया जा रहा है, कुछ और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जिस जगह पर ये कार्रवाई चल रही है उस जगह पर समोसे बन रहे हैं। पुलाव भी एक जगह, एक अलग दूसरे कमरे में यहाँ पर बनाया जा रहा है, लेकिन उसके पहले ये समोसों की स्थिति देखिए। ये देखिए किस तरीके से खुले में यहाँ पर समोसे रखे हुए हैं। यहाँ की तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये बड़ी संख्या में यहाँ पर समोसे रखे हुए हैं। ये तो मुझे 4, 10, 12 समोसे एक प्लेट में दिख रहा है, लेकिन इस तरह के ये जो खड्डा है, ये खड्डे के ऊपर ये समोसे सुखाया जा रहा है, फिर इन्हें तला जाएगा और फिर इन्हें बांट दिया जाएगा 10 रुपये 15 रुपये के पैकेट के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करूँगा, क्योंकि उनसे चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे साथ मौजूद हैं, जानकारी मिली है। आप वेंडर हैं, यहाँ बना के लेके जाते हैं। यहाँ क्यों बना रहे हो और इतनी गंदगी ने आपको नज़र नहीं आती? आती सर, साफ सफाई करते हैं। जब अभी सवेरे तो था बनाए, जैसे सब लोग आप आ गए। यहाँ बना सकते हो क्या, आप ये बताओ? आप अगर वैध वेंडर हो तो आपको नियम तो पता होंगे। ये गलत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप ये बताओ। जी गलत है। आरपीएफ के अधिकारी हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या स्थिति आपने देखी, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? ये हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से सूचना मिला था कि ऐसे ऐसे अलीगल तौर पर वेंडर का जो खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, रेलवे के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, उनको चेकिंग करने के लिए। उसी संदर्भ में हम लोग खाद्य सेफ्टी अधिकारी से कल संपर्क करके और आज चेकिंग के लिए आए हैं। चेकिंग में अपना खाद्य सेफ्टी अधिकारी, कैंट थाना स्टाफ और आरपीएफ स्टाफ की मौजूदगी में आज चेकिंग चल रही है। इसमें साहब के द्वारा चेक किया गया, इसमें देखा गया कि जो भी समोसे का ये मसाले बनाया गया है बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, जो कि पैसेंजर को खाने के दरमियान इनको बीमारियां हो सकती है। और ऐसा बार बार कंप्लेन भी आती है कि आज इस खाने को खाने से 4 पैसेंजर बीमार हो गए, आज 2 पैसेंजर बीमार हो गए। डेली हम लोग परेशान भी होते थे, तो हम लोग भी सोचे कि अच्छी कार्रवाई करें और संयुक्त रूप से कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन मैं यहाँ तस्वीरें और दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से इस जगह पर भी आप देखेंगे कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, जो सामान इनका स्टोर यहाँ पर रखा हुआ है और वो कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में अब सवाल यही है कि अवैध वेंडर्स पर अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर यात्रियों को अच्छा भोजन मिल पाएगा, पौष्टिक भोजन मिल पाएगा, दूषित रहित भोजन मिल पाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, ये कैसी लापरवाही है, कैसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? और आप तो खुद पहुंचे, आपने देखा, आपने पूछा भी गलत कर रहे हो ना, तो व्यक्ति बोलता है कि हाँ गलत तो कर रहा हूं अगर वैध वेंडर हूं। बिल्कुल ऋषिका, देखिए सवाल यही उठता है और ये जो खेल है ये पिछले कई दशकों से चला जा रहा है, क्योंकि रेलवे में या ट्रेनों में सफ़र करने के दौरान जो वेंडर्स खाना परोसते हैं वो आईआरसीटीसी के हैं या नहीं, रेलवे के द्वारा ऑथेंटिक हैं या नहीं, इसकी पुष्टि कोई नहीं करता है और ये केवल अंधी कमाई का जरिया एक होता है। दरअसल रेलवे में जब ट्रेन में कोई यात्रा करता है और उसके दूषित खाना मिलता है तो वो कभी शिकायत करने किसी वेंडर के पास जा ही नहीं पाता, क्योंकि जब तक वो स्टेशन निकल जाते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। दरअसल जबलपुर में जो कार्रवाई हुई है नियमों के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि जो भी ट्रेनों में खाना बटेगा उसका जो उसको जो बनाना जाया जाना चाहिए वो रेलवे परिसर में बनाना चाहिए, रेलवे की कैंटीन में ही वो खाना बनना चाहिए। लेकिन ये जो खाना बन रहा था वो दूसरे मोहल्ले में बन रहा था, गंदगी के बीच बन रहा था, बेतहासा लापरवाही थी। वहां पर जो तेल था, जो समोसे तलने का तेल था, वो 10-15 बार यूज हो चुका था। जो सब्जी थी 42 डिग्री के तापमान में वो सब्जी खुली पड़ी हुई थी, मक्खियां उसमें लग रही थी, वहां पर ढेर गंदगी पड़ी थी, नालियां निकल रही थी और उस बजबजाती गंदगी के बीच वो खाना बन रहा था। वही पैक होकर किसी रेलवे के अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी व्यवस्था है, कौन है इसके पीछे, कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, देखिए हमने जब आरपीएफ से इसमें बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हम अवैध वेंडर्स के खिलाफ लगातार अभियान चलाते हैं, लगातार उन्हें पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी मनमानी करते हैं। और इसी कार्रवाई के तहत आज हमने यहाँ पर कार्रवाई की है, जहाँ पर छापा मारा गया। घर में ये पुलाव बनाया जा रहा था, समोसे बनाए जा रहे थे और निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है ये हम कह सकते हैं कि एक अभियान का पार्ट है, लेकिन ऐसी कार्रवाई लगातार होनी चाहिए, तभी ऐसे मामलों पर अगर ये अभियान का पार्ट है और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। रेलवे अधिकारी कह तो देते हैं कि कार्रवाई करेंगे, अब जल्द से जल्द कार्रवाई की उम्मीद भी हम करते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया दुर्गेश आपका।
तो चलिए अब बात कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले की जिस पर देश में सियासत का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने साल 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। जैसे ही ये फैसला आया, राजनेताओं के बयानों के बाढ़ भी आ गए। ममता दीदी तो कह रही हैं कि वे हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी, वहीं बीजेपी का कहना है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट के फैसले को लागू किया जाएगा। আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका दिया और साल 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। अब राज्य में 1993 के आधार पर नई ओबीसी सूची बनाई जाएगी। इस फैसले से बंगाल में मुस्लिमों के करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे। इसी बात को लेकर राज्य में नए सिरे से सियासत गर्मा चुकी है। सीएम ममता बनर्जी बगावत पर उतर आई हैं और अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। सीएम ममता ने आरक्षण रोके जाने के आरोप भी बीजेपी पर मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर ओबीसी आरक्षण को रोकने की साजिश रच रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि संदेश खाली में अपनी साजिश में विफल हो जाने के बाद अब बीजेपी नई साजिश रच रही है। इस बीच प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ममता सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। शिक्षा, सेवा, हेल्थ, वाटर सप्लाई, न जाने कितने सेवा के प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हैं। इन संस्थाओं के रेपुटेशन को हर्ट करने का ममता जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है। ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। इतना ही नहीं, कई प्रदेशों में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी के इस तरह हाईकोर्ट के फैसले को न मानने पर विरोध भी किया जा रहा है। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने का पाप किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के गाल पर करारा तमाचा है। कलकत्ता हाईकोर्ट का वह निर्णय विशुद्ध रूप से पश्चिम बंगाल के ओबीसी समाज के साथ न केवल न्याय है, बल्कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों के संरक्षण का एक बहुत बड़ा विश्वास भी है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला कहता क्या है। दरअसल ममता सरकार ने साल 2012 में एक कानून लागू किया था, जिसके तहत ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान था। कोर्ट ने साल 2012 के उस कानून के एक प्रावधान को रद्द कर दिया है। इनमें कई जातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल था। हालांकि कोर्ट ने ये साफ कहा है कि इस सूची के आधार पर जिन लोगों को नौकरी मिली है, उनके ऊपर इसका असर नहीं होगा। मतलब साफ है, उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। अब ओबीसी आरक्षण की नई लिस्ट 1993 अधिनियम के तहत तैयार होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अदालत के फैसले का असर करीब 5 लाख लोगों पर पड़ेगा। लिहाजा इस फैसले का असर ममता सरकार के वोट बैंक पर भी देखने को मिल सकता है,
क्योंकि सरकार के वादे के मुताबिक जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। तो इन समुदायों की ममता सरकार से नाराजगी तो तय मानी जा रही है। ऐसे में अब ममता सरकार के पास दो विकल्प बचते हैं। पहला, हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करना या फिर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए अब आपको छिंदवाड़ा से आई हुई तस्वीर दिखाते हैं। रंगारी गांव की ये तस्वीर है जिसमें महिलाएं हाथ में पूजा की थाल लिए हुए हैं। सामने शराब की दुकान है और आसपास लोग खड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि शराब की दुकान के आसपास पूजा की थाल क्या काम, पूजा की थाल क्या कर रही है। दरअसल रंगारी गांव की महिलाओं ने लोगों की शराब की लत छुड़वाने के लिए यह अनूठा तरीका निकाला है। हाथ में पूजा की थाल लेकर शराबियों का शाही स्वागत किया जा रहा है, उन्हें तिलक लगाया जा रहा है, जिससे ये शर्मिंदा होकर शराब खरीदने दुकान पर ना जाएं। गांव की महिलाएं 10 दिन से शराब दुकान हटाने की मांग कर रही हैं। वहीं तहसील दफ्तर में भी आंदोलन किया गया, भजन कीर्तन किए गए, लेकिन जब प्रशासन और ठेकेदार ने नहीं सुनी, इसके बाद महिलाओं ने ये अनोखा तरीका निकाला। तो इस बीच सेंधवा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुष्कर्म के आरोपी इमरान का घर प्रशासन की तरफ से तोड़ना शुरू कर दिया गया और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आरोपी पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप था, जिसके बाद नगरपालिका प्रशासन आरोपी के घर पहुंचा और घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई, जहां मौके पर कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, मंगलवार रात मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद पूरा शहर आक्रोश में आ गया था और चक्का जाम कर दिया गया था। नाराज लोगों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। कल की एक घटना हुई थी, उसके तहत अतिक्रमणकर्ता जो थे उनका मकान तोड़ा गया है। कच्चा मकान था, ये अतिक्रमण को देखते हुए की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे कुणाल की सगाई भोपाल के जैन परिवार इंदरमल की पोती से की है। सगाई के बाद से पूर्व सीएम के शिवराज का परिवार खुशियों में झूमता दिखाई दे रहा है। सगाई के बाद से दोनों ही परिवारों में खुशी का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर में शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। छोटे भाई की सगाई के कार्यक्रम में कुणाल के बड़े भाई कार्तिकेय भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर इंदरमल जैन अपनी पत्नी और बेटे संदीप जैन के साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। संदीप जैन पत्नी और भाई के साथ रोके में नजर आए। तो देखिए, छोटे बेटे कुणाल की सगाई की तस्वीरें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे की तस्वीरें देखिए, और इस तस्वीर में पूरा ही परिवार बेहद ही खुश नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।